जिस बिहार की राजनीति अब तक सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, उस बिहार की राजनीति में आज के समय में अगर लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद कोई तीसरा सबसे बड़ा नाम है, तो उस व्यक्ति का नाम है चिराग पासवान। वो चिराग पासवान जिसके पास एक समय में सब कुछ था और कुछ ही समय में चिराग पासवान के पास एक सांसदी का सीट छोड़ करके कुछ नहीं बचता है। उनकी पार्टी तबाह हो जाती है, पार्टी टूट जाती है। न उनके पास कोई सांसद बचते हैं, ना ही उनके पास एक भी विधायक रहता है। और हालत ये हो जाती है कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक उस व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि क्या ये व्यक्ति रामविलास पासवान के कार्यों को आगे लेके जा सकता है, उनकी पार्टी को आगे लेके जा सकता है या नहीं। और उसके बाद चिराग पासवान न सिर्फ ये साबित करते हैं कि रामविलास पासवान के वसीयत के असली हकदार चिराग पासवान हैं, बल्कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये बात साबित करते हैं कि चिराग पासवान बिहार के तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। अब पूरी कहानी क्या है, चिराग पासवान का राजनीतिक पदार्पण कैसे होता है और अप्स और डाउन्स जो उन्होंने राजनीति में देखा है, इस पर आज हम बात करेंगे और आपको चिराग पासवान की शानदार राजनीतिक कहानी सुनाएंगे। चिराग पासवान जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं दिल्ली से और उसके बाद झांसी के एक यूनिवर्सिटी से वो बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं। लेकिन तीसरे सेमेस्टर तक जाते जाते चिराग पासवान ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब चिराग पासवान 2011 में मिले हम मिले तुम नाम से एक फिल्म करते हैं और उनके साथ उस फिल्म में जो अभिनेत्री थी, उस अभिनेत्री का नाम था कंगना रनावत। चिराग पासवान पहला फिल्म कर रहे थे, हीरो बनने का इच्छा था प्रबल। हीरो के तौर पे मिले हम मिले तुम फिल्म जो है चिराग पासवान साइन करते हैं और कंगना रनौत जो उस समय उतनी प्रचलित नहीं हुई थी, वो उनके साथ स्क्रीन शेयर करती हैं। उसी फिल्म का एक गाना है जो खूब सुना जाता है और उस दौर में भी खूब सुना गया था। फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही थी, लेकिन वो गाना सुपर डुपर हिट रहा था। गाना कौन सा था? तो कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। अपने आशिक को ऐसे न तर पाओ जानी, ये गाना खूब चला था, जिसमें चिराग पासवान नृत्य करते दिखाई दे रहे थे। 2011 में फिल्म आती है, फिल्म होती है सुपर डुपर फ्लॉप। फिर चिराग पासवान ये समझ जाते हैं कि वो अभिनय के लिए नहीं बने हैं। हालांकि उनको इसके बाद शायद कोई दूसरी फिल्म ऑफर भी नहीं होती है और उसके बाद अंततः वो निर्णय लेते हैं कि अब वो राजनीति करेंगे। उनकी राजनीति की शुरुआत जो है वो 2014 के लोकसभा चुनाव से होती है। जमुई से वो चुनाव लड़ते हैं और बम्पर वोटों से चुनाव जीतते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने भर की नहीं है। उस समय के मौसम राजनीति के मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले रामविलास पासवान, जिसको ये पता होता था कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, उस पार्टी के साथ हो लेते थे। उस रामविलास पासवान को 2014 के लोकसभा चुनाव में शायद ये पता नहीं था कि एनडीए इतनी बम्पर तरीके से जीतने जा रही है और इसी कारण से रामविलास पासवान एनडीए के साथ नहीं आना चाहते थे। लेकिन चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान को ये बात समझाते हैं कि एनडीए के साथ रहने में फायदा है और अंततः रामविलास पासवान ये बात मान जाते हैं और चिराग पासवान को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि भाजपा से बात करने का, एनडीए में शामिल होने का जिम्मेदारी तुम्हारा। चिराग पासवान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करते हैं और उसके बाद चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी ये भाजपा के साथ जो है एनडीए में शामिल होती है। दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में चिराग पासवान जीतते हैं।
रामविलास पासवान भी जीतते हैं और रामविलास पासवान जो है केंद्रीय मंत्री बनते हैं। फिर से एक बार मौसम वैज्ञानिक का टैग मिलता है रामविलास पासवान को कि रामविलास पासवान को चुनावी मौसम में पहले ही पता चल जाता है कि जनता का पलड़ा किस ओर जा रहा है। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी इतने पे ही नहीं खत्म होती है। वक्त आता है 2019 का लोकसभा चुनाव का। 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं, चिराग पासवान जमुई से दोबारा जीतते हैं और उसके बाद रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री तो बनते ही हैं, लेकिन अपने बेटे चिराग पासवान को अपनी पार्टी लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। कुछ ही समय बाद जो है रामविलास पासवान जी का निधन हो जाता है कोविड काल के समय में, और ऐसे समय में चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर अपने चाचा के साथ रह जाते हैं। चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय तक पार्टी टूटा नहीं था, तो चिराग पासवान के हाथ में पार्टी की बागडोर थी। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है और चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। 130 से ज्यादा सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है और होता यह है कि चिराग पासवान की पार्टी महज 6% वोट प्राप्त करती है। मतलब वोटिंग की बात की जाए तो बहुत कम वोट मिलता है और सिर्फ एक कैंडिडेट, 132 उम्मीदवार जहां मैदान में उतारे थे लोजपा ने, वहां सिर्फ एक उम्मीदवार चिराग पासवान का जीतता है और वो भी बाद में जाकर के जदयू में शामिल हो जाता है। अब चिराग पासवान की इतनी बुरी हार होती है 2020 के विधानसभा चुनाव में कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो है उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगते हैं और इस बात की डिबेट शुरू होती है कि क्या रामविलास पासवान का जो विरासत रहा है वो चिराग पासवान संभाल पाएंगे, या फिर चिराग पासवान को सिर्फ इसलिए फायदा मिल गया कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान ऐसे समय में मौन रहते हैं, लेकिन 2021 आते आते एक बड़ी घटना घटती है। घटना ये घटती है कि चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान को जोड़ करके 6 सांसद थे। उनके चाचा पशुपति पारस भी सांसद थे। चिराग पासवान को झटका लगता है और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस 4 सांसदों के साथ जो है पार्टी तोड़ लेते हैं। चिराग पासवान बच जाते हैं अकेले, उनके साथ एक और सांसद बच गया था, कोई बचा नहीं था। एनडीए भी संख्या बल में पशुपति पारस के साथ रहती है, इसलिए पशुपति पारस को बनाया जाता है केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान से रामविलास पासवान का बंगला तक छीन लिया जाता है। चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचता है। वो खुद पर सिर्फ एक अकेले सांसद के तौर पे बचे हुए थे, उसके अलावा उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी पार्टी का सिंबल, नाम, सारा चीज जो है पशुपति पारस उनके चाचा के पास चला जाता है और चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन फिर पासा पलटता है। राजनीतिक भविष्यवाणी जो करने वाले राजनीतिक विश्लेषक थे, जो चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उनको तब झटका लगता है जब चिराग पासवान भाजपा के साथ, एनडीए के साथ नेगोशिएशन करने में बिल्कुल सफल होते हैं और 5 सीटों पर, 40 में से 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव एनडीए में रह करके लड़ते हैं। खुद हाजीपुर की परंपरागत लोकसभा सीट से लड़ते हैं जहां से उनके पिता चुनाव लड़ा करते थे, और उनके चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बढ़िया से चुनाव लड़ते हैं, बल्कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर चुनाव जीतते भी हैं। और उसके बाद जितने राजनीतिक विश्लेषक थे जो इस बात का दावा कर रहे थे कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य नहीं है, उन सबको एक करारा जवाब देते हैं। चिराग पासवान सिर्फ अपनी ही पार्टी को जिताने में कंधा नहीं लगाते हैं, बल्कि एनडीए के तमाम सीटों पर जहां पर चिराग पासवान स्टार प्रचारक बनकर के गए थे, वहां पर लगभग एनडीए जीतती है। और उसके बाद चिराग पासवान
का जलवा बरकरार हो जाता है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनते हैं और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जो नेगोशिएशन होती है उसमें 29 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को बम्पर जीत मिलती है और इतने सारे विधायक जीतते हैं कि फिर से चिराग पासवान का वाहवाही होने लगता है। बिहार में एक दौर था जब बिहार की राजनीति को लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द देखा जाता था। कहा जाता था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावे बिहार में कोई नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो वो नाम चिराग पासवान है। भाजपा के पास अपने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता की राय ली जाए तो चिराग पासवान जो हैं वो भाजपा पर भारी पड़ जाएंगे लोकप्रियता के मामले में। भले ही बिहार में भाजपा की सीटें ज्यादा हो, लेकिन तीसरा बड़ा फेस की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार और लालू यादव के बाद सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही हैं। ये राजनीतिक कहानी थी चिराग पासवान की, जो शिखर पर से अपनी राजनीति शुरू करते हैं, फिर शून्य तक पहुंच जाते हैं और फिर उसी शून्य से शिखर तक का सफर जो है चिराग पासवान ने तय किया है। और ये दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं। बाकी चिराग पासवान की ये कहानी आपको कैसी लगती है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा।